चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, ये हम लोग को पढ़ना है। देखना ध्यान से, ये एक स्फेरिकल सरफेस है और इससे अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग को निकालना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू ले रहे हैं, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां से जब लाइट एक निकला, मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ गया तो वो परपेंडिकुलर गया और इसलिए बिना रिफ्रैक्शन के, बिना डेविएशन के चला गया। दूसरा, लाइट रे कुछ ऐसे गया। इस लाइट पे अगर, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो इस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोगों को यहां पे ऐसे ये मिलता हुआ नजर आएगा। अज्यूम हम कर रहे हैं कि ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ताकि ये बेंड कर जाए टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अल्फा एंगल अज्यूम कर रहे हैं, ये एंगल अज्यूम कर रहे हैं बीटा और ये एंगल अज्यूम कर रहे हैं गामा। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज। उन तीनों पे जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो वहां से लाइंस जा रही हैं, वहां पे जो एंगल्स हैं उन्हीं को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए डेरिवेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तो आपको ना कुछ डॉट्स याद रखने होंगे कि क्या हम लोग स्पेशल काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बार जब डायग्राम ड्रॉ हो गया, इसके बाद हम लोग को क्या क्या करना है उस पर हम लोग एक नजर रखते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोगों को स्नेल्स लॉ लगा लेना है। n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे जितने भी चीजें हैं सब में सारे एंगल्स को स्मॉल मानते हैं और सारे एंगल्स को अगर स्मॉल मानेंगे तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये अज्यूम करेंगे, है ना। ये है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो इसका मतलब हम लोग अगले स्टेप में n1 sin i को i लिख लेंगे और n2 sin r को r लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको आदत है r ऐसे लिखने का, तब आप ये गामा नहीं अज्यूम करिएगा, तब आप कुछ डेल्टा अज्यूम कर लीजिएगा। नहीं तो बाद में जब आगे डेरिवेशन बढ़ेगा तो आपको r और गामा में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग r ऐसे लिख रहे हैं तो फिर इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नहीं तो इसको डेल्टा लेना सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि आपको एकदम अलग अलग दिख रहा है कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ ज्योमेट्री यूज करते हैं। पहला स्टेप क्या था? स्नेल्स लॉ यूज करना। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे। अब देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या यूज हो रहा है। देखिए ये और ये, इसका एक्सटीरियर एंगल बीटा है क्या, तो यहां पे उसको लिख रहे हैं। देखिए बीटा इक्वल्स टू क्या, आर प्लस गामा होगा, है ना। तो आर निकल के आ जाएगा क्या यहां से, बीटा माइनस गामा। ठीक, उसी तरह से एक और एक्सटीरियर एंगल आई, देखिए तो किसी का एक्सटीरियर एंगल है क्या, अल्फा और बीटा का एक्सटीरियर एंगल आई है, तो आई इक्वल्स टू क्या, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। बस ये ज्योमेट्री से हमको लिखना है और यहाँ पे पुट कर देना है।
क्या आ जाएगा, N1 आई की जगह अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू N2 आर की जगह बीटा माइनस गामा। ठीक, अब देखिए इतना तो हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा के वैल्यूज को पुट करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लो P है, इसको M मान रहे हैं और ये इसको N मान रहे हैं। तो देखिए ध्यान से सुने, हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं P से और परपेंडिकुलर हमने MN ड्रॉ किया है, लेकिन क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो P इज क्लोज टू N ऐसा लिखेंगे। P और N जो है वो आपस में बहुत क्लोज हैं ऐसा अज्यूम करेंगे। तो जहां भी Mn आएगा ना, Mn उस Mn को हम लोग क्या मान लेंगे, MP मान लेंगे। ठीक है, Mn को क्या मान लेंगे, MP। ये अप्रोक्सीमेशन आप लोगों ने पहले भी यूज किया होगा, मिरर फॉर्मूला ये सब डिराइव करते समय, क्लास 10th ये सब में भी यूज किया है। चलिए, तो इसके बेसिस पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप tan अल्फा का वैल्यू बता दीजिए। tan अल्फा, क्या tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं? बिल्कुल। tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या हो जाएगा, mn बाई ON है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे MP बाई OP। ठीक है, मतलब n को p के बहुत क्लोज मानेंगे, तो जहां जहां n लिखेंगे उसको p मान लेंगे। ठीक है, अच्छा उसी तरह से tan बीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan बीटा क्या आएगा भाई, tan बीटा आ जाएगा mn बाई nc। क्या आएगा, mn बाई nc। ये बीटा भी होगा है ना, दिस इज इक्वल टू बीटा ऑल्सो, बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। और इसको लिख पाएंगे MP बाई PC। ठीक है, उसके बाद गामा देख लो, गामा इक्वल्स टू tan गामा। tan गामा क्या हो जाएगा, MN बाई NI। ये क्या हो जाएगा, MP बाई PI। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और फिर हम लोग का रिलेशन आ जाएगा। बस ध्यान रखना है, ये PC जो है वो हमारा R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये PI जो है वो क्या है, V है। ये क्या है, V है। तो इतना पहले लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बस 2-3 स्टेप में उसको डिराइव कर ही लिया जाए, है ना। ये सब मिटा रहे हैं और जो वैल्यू है उन सबको पुट कर देना है इसमें। हाँ, ये जो है पूरा ही मिटाना पड़ेगा लगता है, ये लंबा जाएगा क्योंकि इक्वेशंस चाहिए, है ना। तो N1 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, मिट गया लेकिन आपकी कॉपी में होगा, MP बाई OP या PO जो भी लिखें, और प्लस अभी ब्रैकेट बंद नहीं करना भाई, बीटा क्या है, MP बाई PC इक्वल्स टू N2 बीटा माइनस R, मतलब अगेन MP बाई PC पर्सनल कंप्यूटर माइनस MP बाई PI। तो MP सब में से कॉमन और कैंसिल, N1। अच्छा उसके अलावा और क्या है बता देते हैं। OP देखो अपने डायग्राम में -U है, PC जो है वो R है, और PI जो है वो V है। साइन के साथ पुट कर रहे हैं, पुट कर दो। N1 MP सब खत्म हो गया, 1 बाई -U प्लस 1 बाई R इक्वल्स टू N2 1 बाई R माइनस 1 बाई V।
है ना। अब क्या करते हैं, N2 ये लिख लो माइनस N1/u, और उधर से देखना N2/v है वो आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं? यस, N2/v आ गया, इक्वल टू उधर हो गया N2/r, और इधर से गया माइनस N1/r, तो N2 माइनस N1/r, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें हमने एक बहुत स्पेशल केस के लिए इसको डिराइव किया। हमने कॉन्वेक्स सरफेस लिया, हमने रेयरर से डेंसर लाइट को भेजा, लेकिन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो, चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो, चाहे लाइट रेयरर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयरर जाए, कैसा भी सिचुएशन हो ये लगा सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि N1 इज मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, तो जो इंसिडेंट रे का मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 अज्यूम करेंगे। N2 इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, और वैल्यूज को साइन के साथ पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उनको क्या करेंगे, साइन के साथ पुट कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, अच्छा इसमें है तो ये स्फेरिकल सरफेस के लिए। अच्छा आर को आपको साइन के साथ पुट करना होगा, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों सरफेस के लिए आप लगा सकते हैं। है तो ये स्फेरिकल सरफेस के लिए, लेकिन इसको एक स्पेशल केस बना सकते हैं। ऊपर से मिटा दें, हो गया। तो इसको एक स्पेशल केस में प्लेन सरफेस के लिए यूज किया जा सकता है, फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में क्या होता है समझिए, प्लेन सरफेस के लिए r का वैल्यू हो जाता है इंफिनिटी, होता है कि नहीं? अरे r का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तब तो वो प्लेन सरफेस होगा। बड़ा सा सर्कल ले लो, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, प्लेन है कि नहीं? अर्थ प्लेन अपीयर होता है कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस है। तो प्लेन सरफेस को भी एक स्फीयर मान सकते हैं कि वो भी एक स्फीयर का पार्ट है, लेकिन इनफाइनाइट रेडियस के स्फीयर का पार्ट। उस केस में जब r को इंफिनिटी बनाते हैं, ये हो जाता है N2/v माइनस N1/u इक्वल्स टू 0। ये टर्म ही खत्म हो गया, 1/r जो है r इंफिनिटी होते ही खत्म हो गया। तो अब जो फॉर्मूला आता है ये फॉर प्लेन सरफेस यूज किया जा सकता है, और इसकी मदद से आप चाहें तो जितने एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन थे वो भी बना सकते हैं। आपको एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसकी मदद से वो सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां इमेज दिखता है, तो ये एपरेंट हाइट हो, ये एक्चुअल हाइट हो गया, ये एपरेंट हाइट हो गया। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम आपको कहेंगे कि यही यूज करिए। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में जब भी आपको एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज करना हो तो फॉर्मूला रटने की अलग से जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। इसी फॉर्मूला में RHS को आप 0 कर लेंगे और बस इसको यूज कर लेंगे, आपका एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें फायदा ये भी है कि ऑब्जेक्ट रेयरर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, कहां है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इंसिडेंट रे का मीडियम N1 ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम N2 ध्यान रखना है, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको U ध्यान रखना है, और इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस आपको V ध्यान रखना है। बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लेन सरफेस का एक स्पेशल केस देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट हो गया।
अब इससे और क्या क्या चीजें हम लोग निकाल सकते हैं वो देखेंगे। लिख लिए इतना? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की मदद से एक और चीज निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो उस लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरफ हम ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो यही है इन रे ऑप्टिक्स। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? जो लेंस बनाने वाले लोग हैं वो उसका यूज करते होंगे, इसलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो एक्चुअली में आप समझिए इस चीज को, मिरर के लिए आपने F इक्वल टू क्या पढ़ा? R/T। मिरर का कोई बनाने वाला है, उसको जाके बोलिए भाई साहब हमको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर चाहिए। वो 20 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर लेगा, हॉलो स्फीयर ग्लास का, उसको काटेगा, जितना अपर्चर चाहिए उस हिसाब से काट देगा और उसको एक साइड से पेंट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन की कॉनकेव चाहिए कि कॉन्वेक्स चाहिए, वो साइड डिसाइड करके पेंट करके दे देगा, क्योंकि उसको पता है F इक्वल्स टू R/2। उसको बस ये पता होना चाहिए रेडियस कितना है, उसका आधा उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। लेकिन लेंस के केस में इतना आसान नहीं होता है। लेंस के केस में फोकल लेंथ R/2 नहीं होता है। F इक्वल्स टू R/2 इज ओनली फॉर मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए है, ये डिराइव किए थे भाई साहब, याद है? लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो बताता है कि फोकल लेंथ कितना होगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो समझिए। मान लीजिए ये हमारा एक लेंस है, ये लेंस है। अब लेंस को हमने मान लो N1 किसी मीडियम में रखा है, सराउंडिंग मीडियम N1 हो गया और लेंस का मीडियम N2 है। इसका पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। मान लो हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा है, एक लाइट रे ऐसे भेजेंगे, वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो बिना डेविएशन के चला जाएगा। दूसरा लाइट रे ऐसे गया और उसके बाद बेंड हुआ, बेंड होके वो यहां मीट करने वाला था, लेकिन मीट कर नहीं पाया क्योंकि यहां पे फिर से वो बेंड हो गया और फाइनली यहां मीट कर गया। तो फाइनल इमेज यहां बना, लेकिन ये भी इमेज बनता अगर दूसरा सरफेस नहीं होता, केवल पहला सरफेस इधर भरा होता, है कि नहीं? तो ये वास्तव में इस सरफेस की क्या है? अधूरी इच्छा है ना? वो चाहता था कि इमेज बने, लेकिन उसके बीच में ये आ गया। अब हम लोग यहां पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लगा सकते हैं, और यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लगा सकते हैं। दोनों के लिए एक एक करके लगाएंगे। देखना भाई, पहले के लिए रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम N2 है अपॉन V, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम अपॉन V माइनस इंसिडेंट रे का मीडियम अपॉन U इक्वल्स टू इसी सीक्वेंस में N2 माइनस N1 अपॉन R1। ठीक, अब क्या करना है? अब देखिए दूसरा, इस सरफेस के लिए यहां पे आप लिख लीजिएगा फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1। अब आप देखते हैं फॉर सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम, ये है सरफेस 2 के लिए रिफ्रैक्टेड रे और ये है सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट रे। ठीक, सो फॉर सरफेस 2 रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम N1 अपॉन
v। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, फॉर फर्स्ट सरफेस हमारा इमेज तो ये है ना, और सेकेंड सरफेस के लिए इमेज ये है। डिस्टेंस रख लेते हैं पहले, ये डिस्टेंस मान लो u है, तो u तो हमने सही सही लिखा। यहां से फर्स्ट सरफेस यहां इमेज बना रहा है और सेकेंड सरफेस यहां इमेज बना रहा है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग रखें, तो इस i के लिए डिस्टेंस v रख लेते हैं और इस i1 के लिए डिस्टेंस v1 रख लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट सरफेस जो इमेज का डिस्टेंस है वो v1 होगा कि नहीं, तो हम लोग v1 लिख लेते हैं। ठीक, सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है n1 अपॉन, तो n1 जो है वो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम अपॉन फाइनल इमेज माइनस इंसिडेंट रे का मीडियम n2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा देखना भाई, सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस का इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें v1 आएगा इक्वल्स टू, इसी सीक्वेंस में n1 माइनस n2 अपॉन r1, नहीं r2, सेकेंड सरफेस के लिए r2 है तो r2। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस इंसिडेंट रे का मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, इसी सीक्वेंस में n2 माइनस n1 बाई r1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर सेकेंड सरफेस ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम ये है, रिफ्रैक्टेड रे देखिए, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस इंसिडेंट रे का मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, इसी सीक्वेंस में n1 माइनस n2 अपॉन r2 दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? बस ये दो स्टेप लिख लिए, लेकिन जैसे लिखे हैं वैसे 2-3 लाइन लिख के एग्जाम में समझा दीजिएगा, ताकि जो चेक करने वाले हैं उनको समझ में आ जाए कि ये लाइन आप कैसे लिखे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा समझिए, n2 बाई v1 माइनस n2 बाई v1 कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, और यहां आ जाएगा n1 कॉमन इन दोनों में, और क्या आ जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू, देखना भाई ये दोनों RHS को ऐड कर रहे हैं, n2 माइनस n1 इसमें भी और इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में, खाली माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी n2 माइनस n1 हो जाएगा और ये भी n2 माइनस n1 हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 कॉमन ले लिए और अंदर में छोड़ दिए 1 बाई r1 पॉजिटिव, लेकिन 1 बाई r2 क्यों माइनस लिए थे ना कॉमन। अब n1 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू n2 1 माइनस 1, n2 बाई n1, n2 1 माइनस n1 बाई n1 1, तो n2 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब देखो तो ये जाना पहचाना है क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u, 1 बाई f फॉर लेंस है ना, तो 1 बाई f इक्वल्स टू n2 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये हो गया फोकल लेंथ। आया समझ में? यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेंस मेकर्स फॉर्मूला के कुछ बहुत अच्छे एप्लीकेशंस को देखते हैं। अब आपको दिख रहा है यहां पर वो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फोकल लेंथ का रिलेशन, और यहां देखिए ये है लेंस का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन।
तो ना केवल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, बल्कि ये इस पे भी डिपेंड करेगा, है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा जिससे वो लेंस बना हुआ है, और साथ ही साथ सराउंडिंग मीडियम के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। N2 है ना भाई, मतलब N2/N1, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, लेंस जिससे बना हुआ है और लेंस जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है, दोनों से अफेक्टेड होगा फोकल लेंथ। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को वाटर में डिप कर दिया गया, तो बताओ किसमें फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? तो फोकल लेंथ विल चेंज इन केस ऑफ लेंस, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर, लेकिन इसका फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग कुछ कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, हम लोग फोकल लेंथ फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालेंगे। इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ इक्वल रेडियस का कॉन्वेक्स सरफेस होगा, है ना, R1 भी आ रहा है और R2 भी। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच किया। एक ने क्या कहा कि R1 इक्वल्स टू R और R2 भी R, तो 1/f इक्वल्स टू N2 माइनस 1 इंटू 1/R माइनस 1/R। और फिर उसको अजीब सा लगा, लेकिन जो आ रहा था उस पर भरोसा करके उसने लिखा N2 माइनस 1 इंटू 0, और 1/f का वैल्यू उसका 0 आ गया, तो उसने f को इंफिनिटी लिख दिया, है ना, ये लिख के आ गया। इसका मतलब सारे इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इंफिनिटी होगा क्या? नहीं, कुछ तो गलती हुई है। दूसरा स्टूडेंट कौन था जिसके कॉपी में ऐसा बना हुआ था, बॉक्स बना हुआ था और क्रॉस किया हुआ था? उसको ध्यान रहा कि ये गलती नहीं करना है, तो करना क्या है, ये स्फीयर जो बनेगा पहला सरफेस का, देखो इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा, तो इस स्फीयर के लिए रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो रेडियस लेंगे पॉजिटिव, और दूसरे सरफेस का स्फीयर बनेगा इधर, उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर आएगा, और वो लेंगे नेगेटिव, यानी R1 होगा R और R2 होगा माइनस R। और अगर ऐसा है और पुट करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू N2 माइनस 1 इंटू 1/R माइनस 1/R, है ना, माइनस 1/माइनस, है ना, 2 बार माइनस, और जब 2 बार माइनस आएगा तो ये 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस 1 इंटू 2/R, और f का वैल्यू निकल के आ जाएगा R/2 इंटू N2 माइनस 1। देखिए ये इक्विकॉन्वेक्स के लिए हमने डिराइव किया है, लेकिन आप चाहें तो इस फॉर्मूला को इक्विकॉन्केव के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन R को अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो कॉन्वेक्स के लिए यूज होगा, और R अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो इक्विकॉन्केव के लिए भी यूज किया जा सकता है, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है।
आर विल बी पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 10 10 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 10 पुट कर दीजिए अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, और दोनों सरफेस का वो 10 10 दिया हुआ है लेकिन वो कॉन्केव है, तो आप -10 पुट कर दीजिए, तो फोकल लेंथ दोनों का निकल जाएगा। आर विल बी पॉजिटिव फॉर वैक्स एंड नेगेटिव फॉर केव, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। ऐसा ही आप इक्वी कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं, या अगर नहीं करिएगा तो इस फॉर्मूला को भी इक्वी कॉनकेव के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले कटिंग ऑफ लेंस देख लेते हैं। क्या चीज? कटिंग ऑफ लेंस। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो कब का शहीद हो चुका है। तो ये लेंस है, इसको कट करेंगे। कैसे कट कर सकते हैं? एक तो ऐसे कट कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे कट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कट करेंगे तो जो इंडिविजुअल दोनों पीसेस मिलेंगी ऐसी है, ऐसी, और इसमें ऐसा। तो हम लोग को देखना है कि इससे फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ रहा है। मतलब अगर ये फोकल लेंथ f था तो इन दोनों का कितना, और ये अगर f था तो इन दोनों का कितना, वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कटिंग कर रहे हैं ना, इक्वी का कर रहे हैं। क्या, किसका कर रहे हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जब डबल था तब तो ऐसा था, जब ये हो गया तो क्या होगा? इसके लिए फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू n2 1 - 1 इंटू 1/r - 1/infinity। देखिए तो सही लिखे, पहले का तो r और दूसरा प्लेन है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, तो f कितना निकल के आ जाएगा? ये f डैश मान लो, f इसको मानना ना, f डैश r/n2 1 - 1। ओ, इसको डबल करने से ये आ रहा है क्या? f डैश। क्या f डैश इक्वल्स टू 2f लिख दें? ठीक है, तो ये f का अगर ऐसे कटिंग करते हैं तो ये 2f और ये भी 2f। इसमें देखो ये r है, ये भी r है, यानी -r लेंगे r2 पुट करने से पहले। क्या इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ है? यहां से कट करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो फोकल लेंथ चेंज होगा? तब नहीं होगा। तो इसका f था, इन दोनों का इंडिविजुअली f ही रह जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये कटिंग ऑफ लेंस का फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है वो हमने देखा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सिमिलरली हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए भी यही काम कर सकते हैं कि नहीं? वो नहीं कर रहे हैं, है ना? आप लोग खुद से करिए उसको। अब देखिए और नेक्स्ट चीज, ध्यान से लेंस मेकर्स फॉर्मूला से और क्या क्या चीजें निकलती हैं। 1/f इक्वल्स टू n2 1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इससे एक और चीज निकलने जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये हेडिंग है हम लोग का क्वेश्चन मार्क के साथ, है ना? ये है मीडिया हेडिंग, समझ रहे हैं? स्टेटमेंट डालिए और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा आप कैसे ये स्टेटमेंट बना दिए। तो यही है कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, हमेशा से पढ़ते आए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है ना? मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट ऐसे जाएगा। अब आते आते हम लोगों ने उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई कन्वर्जिंग हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, देखते हैं। अच्छा भाई, ये सोचा जाए कि कन्वर्जिंग लेंस का पहचान क्या है? क्या ये शेप पहचान है कन्वर्जिंग लेंस का? नहीं, कन्वर्ज करना ही पहचान है कन्वर्जिंग लेंस का।
और डाइवर्ज करना पहचाना है डाइवर्जिंग लेंस का। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये कैसा शेप है वो दिखाई नहीं रहा है, आपको बस बताना है कि ये काम कन्वर्जिंग लेंस का है कि डाइवर्जिंग लेंस का है। ये किसका काम, कन्वर्जिंग लेंस का। वैसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और लाइट ऐसे भेज रहे हैं, बताइए ये काम किसका है, कन्वर्जिंग लेंस का कि डाइवर्जिंग लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस का। तो क्या सामने निकल के बात आती है कि जो फोकल लेंथ होगा कन्वर्जिंग लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ जो डाइवर्जिंग लेंस का होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। यही डिसाइड करता है कि कोई लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। सो कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। अब ये लेंस फॉर्मूला तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, कॉनकेव लेंस के लिए। अच्छा यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर ले कि कॉन्वेक्स कॉनकेव नाम शेप से डिसाइड हो रहा है या नहीं। यस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो नाम है ये शेप से डिसाइड हो रहा है। जैसा शेप है उसी के हिसाब से हमने नाम कॉन्वेक्स और कॉनकेव रखा है। अब यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं पहले, R1 क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हम लोग किसके लिए देखने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। उसके लिए देखेंगे कि कन्वर्जिंग वो हमेशा रहेगा कि डाइवर्जिंग भी हो सकता है। तो R1 पॉजिटिव है, R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भाई ऐसा शेप है, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। तो अगर R1 पॉजिटिव है, माइनस लगा हुआ है, और R2 नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब 1/R1 माइनस 1/R2 जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी कर लो। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ का जो साइन है वो कौन डिसाइड करेगा, फोकल लेंथ का साइन, यानी ये इसका जो पॉजिटिव या नेगेटिव होना है वो केवल इससे डिसाइड होगा। क्यों, ये 1/f जो है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, जिसमें एक नंबर हमेशा पॉजिटिव है, तो दूसरा नंबर का जो भी साइन होगा वो डिसाइड कर देगा कि ये 1/f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। क्लियर। तो देखिए अब यहीं पे सामने आ जाती है, किसका रूल सामने आ जाता है, N21 माइनस 1 का। N21 माइनस 1 पॉजिटिव अगर होगा तो क्या सिचुएशन आता है, देखिए इसका मतलब N2/N1 ग्रेटर देन 1, यानी N2 ग्रेटर देन, उस समय ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है तो मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। दूसरा N21 माइनस 1 लेस देन 0, मतलब N2/N1 लेस देन 1, यानी N2 लेस देन N1, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव। यस और नो। अब इसका क्या मतलब है समझना, N2 क्या था, लेंस जिस मीडियम का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 था सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रहेगा तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। साधारणतः जनरली जो हम लोग के पास लेंस होता है उसका फोकल लेंथ, ग्लास का फोकल लेंथ होगा 1.5, और सराउंडिंग मीडियम ज्यादातर एयर होता है, तो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ साधारणतः हमेशा पॉजिटिव आता है, और इसीलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कह दिया जाता है। लेकिन स्पेशल केसेस में क्या हम लोग उस लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप कर सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ग्लास से
ज्यादा हो सकता है, और तब उस केस में उसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जैसे ही फोकल लेंथ नेगेटिव आया वो लेंस डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करने लगेगा। आया समझ में? तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का जो क्वेश्चन मार्क है एकदम जेन्युइन है, वो कन्वर्जिंग होगा, जनरली कन्वर्जिंग होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस में, जनरल केस से जैसे ही हम लोग डेविएट होंगे वो डाइवर्जिंग हो सकता है। अब एक और केस बचा रह जाता है, और वो केस है अगर N2 इक्वल टू N1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और तब उस केस में N21 जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि N2 by N1 बराबर हो गया दोनों। उस केस में 1/f जो है वो 0 हो जाएगा, और फोकल लेंथ हो जाएगा इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? अच्छा, फोकल लेंथ इंफिनिटी हुआ, इसका क्या मतलब है? मतलब सोचो थोड़ा, फोकल लेंथ बताता है कि लाइट रे कहां मीट करेगा, जो पैरेलल लाइट रे है वो कहां मीट करेगा। अब वो इंफिनिटी पे मीट करना चाहेगा तो पैरेलल ही रह जाएगा, मतलब कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर होगा, होना भी नहीं चाहिए भाई। सराउंडिंग मीडियम भी उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और लेंस भी उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो लाइट आया, उसके लिए मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, उसका स्पीड चेंज ही नहीं हुआ, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है कि एक मैजिशियन जो है वो पानी में एक लेंस को डिप करता है और वो गायब हो जाता है, तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो पानी में अगर आप ग्लास वाला लेंस को रखिएगा तो आपको दिखेगा, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन अगर उस पानी की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड रख दे, जैसे ग्लिसरीन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत क्लोज होता है, तो ग्लास वो वाटर जैसा दिखेगा ग्लिसरीन, और उसमें जैसे ही वो रखेंगे तो क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो वो लेंस उसके अंदर दिखेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। तो उसका कारण यही है ये चीज। तो अगली बार कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अगर हमने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस को ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी लेंस के बराबर है डिप किया तो क्या होगा, तो गायब हो जाएगा और वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और बाकी वो कब कन्वर्जिंग और कब डाइवर्जिंग रिलेशन शो करेगा वो हमने दिखा लिया है। अब यहां पे हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कॉन्वेक्स के साथ, और कॉन्वेक्स के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिलेशन लिखना होगा। यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, ये तब है जब N2 इज ग्रेटर देन N1। अगेन यहाँ N1 है, ये N2 है, ये N1 है, तो N2 इज लेस देन N1। एक्सेप्शनल केस आ गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही एक्सेप्शनल केस आ गया, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, वैसे ही ये अपना ऑपोजिट बिहेवियर शो करेगी। और सिमिलर नेचर जो है कॉनकेव लेंस के लिए भी डिस्कस किया जा सकता है। उसमें साधारणतः वो डाइवर्जिंग होगा, जब N2 ग्रेटर देन N1 होगा तो वो डाइवर्जिंग आएगा, और जब N2 लेस देन N1 हो जाएगा तब वो कन्वर्जिंग होगा। ऐसा देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे दे, कोई एक शेप दे दे और लाइट भेज दे और बोलेगा कि रे डायग्राम कंप्लीट करो, तो आपको बस वहां ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है। अकॉर्डिंगली आप उसका नेचुरल नेचर रखेंगे या एक्सेप्शनल नेचर रखेंगे, वो ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।